ममता बनर्जी ममता द फाइटर। बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। आज एक सवाल नहीं, एक चुभन लेकर आया हूँ, और ये चुभन किसी एक नेता, एक पार्टी या एक चुनाव की नहीं है। ये चुभन उस पूरे माहौल की है जो पश्चिम बंगाल में हवा की तरह फैला हुआ है। दिखता नहीं, लेकिन हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में महसूस किया जा सकता है। बंगाल वो जगह है जहां लोग राजनीति पर बहस नहीं करते, राजनीति को झेलते हैं। जहां चुनाव लोकतंत्र का त्योहार नहीं, दहशत का मौसम बन जाते हैं। जहां सवाल पूछने से पहले आदमी चारों तरफ देखता है कि कोई सुन ना ले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस बंगाल में हो रहा है जिसने कभी देश को कवि, क्रांतिकारी, चिंतक, अर्थशास्त्री और विचार नेता दिए थे। आज वही बंगाल डर, हिंसा, घोटालों और राजनीतिक संरक्षण की खबरों में घिरा खड़ा है। और इसी डर के बीच से आज का सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र किसके पास है, जनता के पास या सत्ता के पास? चुनाव किसी भी लोकतंत्र की जान होता है, लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीख मतदान से ज्यादा मतदान के बाद की हिंसा के लिए याद रखी जाती है। – 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उस पर सिर्फ विरोधी दलों ने नहीं, देश की संवैधानिक संस्थाओं ने सवाल उठाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की एक कमेटी से पोस्ट पोल वायलेंस की जांच करवाई। उस रिपोर्ट में जो भाषा इस्तेमाल हुई वो किसी सामान्य कानून व्यवस्था के लिए नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में कानून का शासन नहीं, राजनीतिक शासन दिखा। मतलब ये कि जहां पुलिस खड़ी होनी चाहिए थी वहां पार्टी के झंडे खड़े, जहां प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए वहां झुकाव साफ दिख रहा। NHRC की रिपोर्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया, राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और कई मामलों में CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों को जांच सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये सब कोई अफवाह नहीं, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं, ये सब अदालत के रिकॉर्ड है। 2 तारीख के बाद जो घटनाएं घटी हैं वो स्पष्ट बताती है कि बंगाल के बारे में जो हम सब लोग चाहते थे इस बंगाल को बनाने का, वह ममता जी के चुनाव के नतीजे के साथ साथ बिफरता और बिखरता हुआ दिखता है। यह मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अब जरा 2023 के पंचायत चुनाव पर आते हैं। इन्हें लेकर सिर्फ हिंसा जैसे वाक्य काफी नहीं है। आइए आंकड़े देखते हैं। 8 जून से 13 जुलाई 2023 के बीच पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, आगजनी, गोलियां, दंगे, इन सब पर आधारित विकिपीडिया पर एक अलग से पेज बन चुका है, 2023 वेस्ट बंगाल लोकल इलेक्शन वायलेंस के नाम से। उसी में दर्ज है कि करीब 48 लोगों की मौत हुई, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिंसा सभी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या राज्य प्रशासन ने हिंसा होने दी या हिंसा रोक नहीं पाए? राज्यपाल ने टिप्पणी भी की कि गरीबी को मरना चाहिए था, यहाँ गरीब मारे जा रहे हैं। विपक्ष के नेता तो इसको लोकतंत्र की मौत कह रहे हैं। अब जरा 2018 का दृश्य देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2018 के पंचायत चुनाव में करीब 34% सीटें बिना किसी मुकाबले की जीत ली गई। यानी वहां विपक्षी उम्मीदवार नामांकन तक ही नहीं पहुंचा। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि कई जिलों में नामांकन के दौरान ही ऐसा माहौल बना दिया गया कि विरोधी उम्मीदवार सामने ही ना आ सके।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य आयोग को फटकार भी लगाई कि अनकॉन्टेस्टेड सीटें यानी जिन सीटों पर चुनाव हुआ ही नहीं उनकी संख्या इतनी बढ़ कैसे गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिद्धांत के खिलाफ है। अब आप खुद सोचिए कि जहां 2018 में 1/3 से ज्यादा सीटें बिना चुनाव के जीत ली गई, 2021 के बाद NHRC और हाई कोर्ट पोस्ट पोल हिंसा पर कड़ी टिप्पणियां करें, 2023 के पंचायत चुनाव में 40 से 50 लोग मारे जाएं, वहां क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की छोटी सी कमी है या सत्ता के नाम पर स्थापित एक डर का राज? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो किसी भी राज्य की रीढ़ तोड़ देता है, शिक्षा और भर्ती घोटाले। The teachers claim corruption in the recruitment process. वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC यानी वो संस्था जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करती है, 2016 की भर्ती प्रक्रिया पर जितनी रिपोर्ट्स हैं उतना शायद किसी और भर्ती पर देश में नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घोटाले पर 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां 25,753 या 25,753 नौकरियां रद्द कर दी। जी हाँ, 25,000 से ज्यादा, क्योंकि जांच में सामने आया कि OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, पैनल में अवैध तरीके से नाम जोड़े गए, पैसे लेकर नियुक्तियां की गई, मेरिट लिस्ट की जगह सिफारिश लिस्ट ने काम किया। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की कई रिपोर्ट्स में यह बात दर्ज है कि WBSSC ने 3512 टेंटेड नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट जारी की जो अब किसी नई भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो भी भर्ती इस गड़बड़ी वाले पैनल से हुई उसे रद्द किया जाएगा, चाहे उसमें कुछ सचमुच योग्य लोग भी हों, क्योंकि जब पूरी प्रक्रिया भ्रष्ट हो तो अदालत किसी का चयन नहीं छोड़ सकती। अब जरा सोचिए कि एक तरफ वो युवा जिन्होंने सालों तैयारी की, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और फिर नौकरी मिली, उन्हें बाद में पता चला कि जिस सिस्टम से वो चुने गए थे वो सिस्टम ही भ्रष्ट था। दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने पैसे देकर, पहुंच लगाकर, कागज बदलवा कर अपना नाम लिस्ट में लिखवाया था। ये घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, युवाओं के भविष्य पर हमला है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने SSC को बार लिस्ट अपडेट करने, टेंटेड कैंडिडेट्स की पहचान करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के आदेश दिए हैं। लेकिन उन युवाओं की मानसिक स्थिति क्या होगी जिनका विश्वास ही हिल गया हो कि इस राज्य में मेहनत से नौकरी मिलती है या नहीं? अब जरा उस चीज पर नजर डालिए जो सीधा सत्ता के तंत्र से जुड़ी है, मतदाता सूची। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चलाया ताकि मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सके। लेकिन वेस्ट बंगाल में SIR के दौरान जो खबरें आई उन्होंने एक अलग ही तस्वीर दिखाई। टाइम्स ऑफ इंडिया की कई रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद के एक 55 वर्षीय BLO की मौत हो गई। परिवार ने कहा कि यह SIR के काम के ज्यादा तनाव की वजह से हुआ। दूसरी ओर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लगभग 2208 यानी 2208 ऐसे बूथ चिन्हित किए जहां एक भी मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट मतदाता ही नहीं मिला, जो सामान्य तौर पर अजीब माना गया। और इस पर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई। मतलब ऊपर से कहा जा रहा है कि हम सुधार कर रहे हैं, नीचे BLO कह रहा है कि हम पर इतना बोझ है कि जान पर बनाई। और बीच में 2200 से ज्यादा ऐसे बूथ जहां सब कुछ परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि इलेक्शन कमीशन को खुद शक हो गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? सिर्फ दक्षता या कुछ ऐसा जिसे गहराई से देखने की जरूरत है? सारी परतों को मिलाकर देखें तो मतलब बहुत साफ है। नागरिक डर के बीच जी रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसा के बीच काम कर रहे हैं, युवा भर्ती घोटाले और नौकरी रद्द के बीच अटक गए हैं, वोटर लिस्ट जैसे मूल लोकतांत्रिक दस्तावेज पर भी सवाल उठ रहे हैं, और सत्ता वो हर बार एक ही जवाब देती है, सब ठीक है, यह सब विपक्ष की साजिश है, यह सब अफवाह है।
लेकिन अगर ये सब अफवाह है तो अदालतें किस बात पर टिप्पणी कर रही हैं? एनएचआरसी किस बात पर रिपोर्ट दे रहा है? सीबीआई, ईडी किसके कहने पर रेड कर रहे हैं? बीएसएफ और इलेक्शन कमीशन किस डेटा को देखकर चौकन्ने हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल की कहानी किसी एक दल या एक चेहरे की नहीं, ये कहानी उस मजदूर की है जो चुनाव के बाद डरकर गांव से निकल जाता है, उस नौजवान की जिसकी शिक्षक वाली नौकरी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से रद्द हो जाती है क्योंकि किसी और ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी की थी, उस बीएलओ की जिसकी मौत के बारे में उसके घर वाले कहते हैं कि एसआईआर के तनाव ने जान ले ली, और उस सामान्य नागरिक की जो यह सब देखकर अपने आप से पूछता है कि मैं जिस राज्य में रहता हूँ वहां ताकत किसके पास है, कानून के पास या राजनीति के पास? अगर कानून के पास ताकत होती तो एनएचआरसी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखता। अगर लोकतंत्र के पास ताकत होती तो 34% सीटें बिना चुनाव के नहीं भरती। अगर मेरिट के पास ताकत होती तो 25,000 से ज्यादा भर्तियां रद्द ना करनी पड़ती। तो आज का सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, सवाल यह है कि भारत का एक पूरा राज्य डर, हिंसा, घोटालों और सब ठीक है कि भाषा के भरोसे कितने साल और चल सकता है? क्योंकि जो भी हो रहा है वो विकास की कहानी तो बिल्कुल नहीं, चेतावनी की कहानी जरूर प्रतीत होता है। मैं हूं मधु त्रिपाठी, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। सवाल पूछते रहिए क्योंकि जैसे जैसे सवाल कम होते हैं वैसे वैसे लोकतंत्र भी छोटा होता है। नमस्कार।